अब आइए दूसरी शख्सियत पर नजर डालते हैं जिसने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। आप कह सकते हैं कि देश में अब कई राज्यों में महिला मुख्यमंत्री का बोलबाला है, तो उनमें से एक ममता बनर्जी जबरदस्त कामयाबी से कहा जा सकता है। जिस तरह से देखिए, सीट 214 सीटें दूसरी बार में हासिल करना और वाम दलों का तीसरी पार्टी की परिस्थिति में पहुंच जाना। कांग्रेस है उसके बाद और फिर वाम दल उससे भी नीचे। यह साफ बताता है कि वाम दलों के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है ममता बनर्जी ने। बहुत खुश, और इसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सामने आई थी। और अब इसी के बाद, ममता के बाद, आपको तीसरी शख्सियत की तरफ, जिसकी कामयाबी की कहानी आज लिखी गई है, क्योंकि इस कामयाबी को 2 साल सरकार के पूरा होने के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार बुनाएगी। अमित शाह, हालांकि सर्बानंद सोनोवाल चेहरा है मुख्यमंत्री के, लेकिन अमित शाह हमने इसलिए रखा है क्योंकि उनकी रणनीति, चुनाव लड़ने का शौक है बीजेपी के अध्यक्ष को, ऐसा वो खुद कहते हैं। और असम में जो उनकी रणनीति रही थी उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती हुई, और इसीलिए अमित शाह आप देख रहे हैं झूमते हुए, नाचते हुए, क्योंकि असम में जो उनकी रणनीति थी वो रणनीति कामयाब होती हुई दिख रही है। तो इन 3 शख्सियतों के इर्द गिर्द ये चुनाव घिरा। केरल की भी बात करेंगे, तमाम राज्यों की बात करेंगे, लेकिन अब आइए आपको लिए चलते हैं अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की तरफ, क्योंकि ये अब तय करेंगे कि किस तरह से इस पूरे चुनाव को पढ़ा जाए, समझा जाए। 2 साल वो भी सरकार के पूरे हो रहे हैं, और उन्हीं 2 सालों के साथ अब सरकार किस तरह से आगे बढ़ती है और इस कामयाबी को, असम की कामयाबी को सरकार कितना बड़ा बनाती है, इस पर हम बातचीत करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ। राजदीप सरदेसाई, जिन्होंने कुछ ही देर पहले ममता बनर्जी को बधाई भी दी, लेकिन बाद में शारदा नारदा का नाम लेके मजा भी किरकिरा कर दिया। मुझे डर वही था कि अगर मैं पहला सवाल उनको शारदा नारदा पे पूछूं तो इंटरव्यू वही खत्म हो जाएगा। जैसे ही मैंने वो सवाल पूछा तो उन्होंने कहा मुझे कोई कहीं जाना है। हाँ, और भौमिक साहब भी, मुझे पता है, ममता जी के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, और श्रीनिवासन जी भी हमें दक्षिण की राजनीति समझाएंगे। लेकिन उससे पहले क्यों ना एक बार जो पूरी तरह से इस वक्त रुझान है, आपका फैसला है, उस पर नजर डालें। असम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि असम भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी का सबब। ये इसलिए समझिए क्योंकि कोशिश ये रहेगी बीजेपी की कि 2 साल जब ये सामने आ रहा है, ये देखिए कांग्रेस का सिमट जाना। हालांकि चौथी बार सत्ता हासिल करने के लिए तरुण गोगोई लड़ रहे थे, लेकिन इतनी बुरी शिकस्त ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए। और इसी के साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कुछ देर में कि पूरे भारत का नक्शा जब हम रखते हैं, भगवा रंग अगर हम बीजेपी के लिए देते हैं और नीला रंग कांग्रेस के लिए, तो नीला रंग बड़ा सिमटता जा रहा है। जब 2005 में शुरुआत की थी, 15 राज्य के आसपास थे जो कांग्रेस के पास थे, और अब सिमट कर बहुत कम रह गए हैं। तो ये भी निकल गया कांग्रेस मुक्त भारत के साथ आगे बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये इसलिए भी दिलचस्प है कि एजीपी और बीडीएफ दोनों साथ थे। याद रखिएगा, ये पिछली बार भी जब चुनाव में रहे, जब रहे, अच्छा वोट प्रतिशत इनके साथ रहा है, तो बीजेपी के साथ मिलना एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के रूप में काम आया। इनको देख लीजिए, यहाँ पर घटते फिसलते हुए ही किंग मेकर का कहाँ सपना था, और वो सब कुछ बिल्कुल अलग होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ अगर हम असम में, आप चाहें तो वोट परसेंटेज पर भी एक नज़र डाल सकते हैं। असम में जो परिस्थिति इस बार उभरी है, उसको लेकर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये बीजेपी का गेन है। और हमने तमाम इंतजाम किए हैं। जब हम आपको दिखाएंगे कि ये तस्वीर पूरी किस तरह से आगे बढ़ती है, तो ये देखिए, ये नीले रंग से मैं आपको बताती हूँ, ये जो 33 का आंकड़ा है कांग्रेस के लिए, ये बड़ा दिलचस्प रहा। यहाँ पे आप ये 43 पर ये पहुंच गए, ये +9 और ये -6। तो ये जो आप समझ लीजिए कि लगभग वोट नीचे घटे और ये आगे बढ़े, तो 6 का नीचे और 9 उसमें जोड़ दीजिए, तो लगभग 15 का ये फायदा हो गया है। जो बड़ा गैप एक दिखाई दे रहा है आपको, वो एक जबरदस्त कामयाबी के रूप में कम से कम बीजेपी चाहेगी कि उसको वो दिखाएं। और ऐसे ही तमाम जो अन्य स्टेट्स हैं, उस पर भी अगर हम नज़र डालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस तरह से ये पूरी कामयाबी जिसको हासिल करने की कोशिश असम में, कम से कम असम पर क्यों ना बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं, अन्य राज्यों का भी रुख करेंगे। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी, और इसी के साथ 2 साल पर अब हम जिन मंत्रियों के पास जाएंगे सवाल करने, वो कहेंगे देखिए, दिल्ली और बिहार को थोड़े दिन के लिए पीछे कीजिए, अब आसाम करिए। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी कहानी जो आज की है वो असम की है। एक ऐसे राज्य में जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को 5 सीट मिलते हैं, वहां बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 83 सीट तक पहुंचती है। ये बहुत बड़ी जीत है बीजेपी की। आप इस बात से हट नहीं सकते कि बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी असम में है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए, जिस तरह की राजनीति कांग्रेस ने असम में की,
उससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा 15 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन अगर आप सहयोगियों को साथ नहीं ले जाएंगे, कांग्रेस ने कहा कि हम AIUDUF से समझौता नहीं करेंगे, बदरुद्दीन अजमल से नहीं करेंगे। अगर वो समझौता करती तो मुझे लगता है जो मार्जिन होती शायद बड़ी टाइट रेस होती। आप बिहार में लालू और नीतीश के साथ समझौता कर सकते हैं, लेकिन असम में आप बदरुद्दीन अजमल के साथ नहीं करेंगे। ये राजदीप तरुण गोगोई का एक पर्सनल प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा अजमल कौन है, मतलब अजमल कौन है। लेकिन आज अजमल ने एक तरह से दिखा दिया ना, जितने सीट मिले हैं, जितनी वोट शेयर अजमल को मिली, उसका नुकसान कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और दूसरी तरफ बीजेपी ने एजीपी और BDF और BPF से जो समझौता किया उसका उनको फायदा मिला है। और उन्होंने चीफ मिनिस्टर पहले से नियुक्त किया सोनोवाल को, इससे भी फायदा हुआ है। अब मैं जरा ममता बनर्जी की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो किया है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पश्चिम बंगाल के लिए ये कम से कम पूरी तरह से अब आप कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये देखिए ये लहराता हुआ, इससे अच्छा जनादेश। क्योंकि मुझे याद है जब एग्जिट पोल्स आए थे तो भौमिक साहब आप कह रहे थे कि लगता है कि ममता दी ने एग्जिट पोल्स पर भी अपना हाथ चला लिया है, लेकिन हर जगह चला दिया है। ये तो ह्यूज है सर, ये ह्यूज है। बट इसमें एक चीज देखिए, हाँ। बीजेपी का सीट देखिए। हाँ, बंगाल में कमल खिलता है तो उसका फायदा कास्टफुल को होता है। बंगाल में बीजेपी जितना हल्ला करेगा, माइनॉरिटी वोट पूरी तरह से ममता की तरफ जाएगा, और यही जाहिर हुआ है। एक दूसरा नंबर, लेफ्ट का वोट कांग्रेस को ट्रांसफर हुआ होगा, कांग्रेस का वोट लेफ्ट को नहीं गया। हाँ, तीसरे नंबर कांग्रेस पे वाले जो हैं वो तृणमूल के साथ उनका आना जाना बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ही पार्टी के रहे हैं, एक ही जगह। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोमेन मित्रा। सोमेन मित्रा के वजह से ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर गए थे। सोमेन मित्रा किसी वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वहां से तृणमूल गए, वापस कांग्रेस आ गए। तो ये कांग्रेस तृणमूल का ये आना जाना जो है ये ओपन डोर है, लेफ्ट के साथ हिसाब नहीं बनता। नहीं, इसके मतलब इससे एक बात साफ है, जहां मुस्लिम वोट पूरी तरह से कांग्रेस की तरफ नहीं आता, वहां जब मुस्लिम वोट दूसरी पार्टियों की तरफ जाता है, यहां TMC, असम में AIUDF, बिल्कुल वहां कांग्रेस बिल्कुल समाप्त हो रही है। क्योंकि लोग कांग्रेस का विकल्प ढूंढ रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं वोट देना चाहते बीजेपी को, लेकिन ये वोट दे रहे हैं ममता को या AIUDF को या दूसरे LDF को भी। लेफ्ट को आज केरल में मुस्लिम वोट, क्रिश्चियन वोट काफी हद तक मिला है। यानी माइनॉरिटीज भी सोच रहे हैं अगर हमारे पास विकल्प है तो हम कांग्रेस के खिलाफ किसी और को देंगे। चूंकि आप यहाँ वहाँ खूब घूम रहे हैं आप दोनों, तो मैं एक सिंपल सवाल करती हूँ, कुछ श्रेय देंगे ममता बनर्जी को? 100 में से कितना देंगे आप? किस चीज में श्रेय, ममता बनर्जी को क्रेडिट? 60%। 60? डेवलपमेंट शी इज अ फेलियर, पॉलिटिकल मैनेजमेंट शी इज सक्सेसफुल, गोरखालैंड, जंगल महल, और ये बंगालियों के अंदर अच्छा गया है कि उन्होंने मैं नहीं मानता। मुझे लगता है 80% आपको देना पड़ेगा। देखिए रूरल बंगाल में, ग्रामीण क्षेत्रों में ममता ने स्वीप किया, यानी कुछ ना कुछ किया है। तो किया ना पॉपुलिज्म से किया है भैया, लंबा नहीं चलेगा। जो वामपंथी दल कर रहे थे, और उसके अलावा बिजली, पानी, सड़क, छोटी छोटी योजनाएं जो की है। ये कहना कि ममता ने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, केवल करप्शन बढ़ा है, ये गलत होगा। साइकिल वाइकिल बच्चों को दी, लड़कियों बिल्कुल को नहीं, दी, फ्री मेडिसिन, ये बड़ी बातें होती है। सब फ्रीबीज के ऊपर अगर आप पॉलिटिक्स को जज कर रहे हो, लंबा नहीं चलेगा ये खेल। ठीक है, नहीं, पर कोई विकल्प चाहिए ना। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी ने कुछ नहीं किया, उसके जो दूसरी पार्टी है कांग्रेस, क्या है आज? ममता बनर्जी की बी टीम थी कल तक। लेफ्ट क्या है? 2011 के डिफीट के बाद कौन सा बड़ा लेफ्ट लीडर? तो इसका मतलब यही हुआ कि विकल्प नहीं है, देखकर उनका इतना चढ़ाव। बिल्कुल टीना फैक्टर। टीना इस देश का एक बहुत लोकप्रिय नाम हो चुका है। टीना, आपके साथ बिल्कुल। श्रीनिवासन जी आऊंगी, तमिलनाडु पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन 3 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ प्रभात झा जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ गए, संजय झा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और पवन वर्मा जी JDU की तरफ से जुड़ गए हैं। पवन वर्मा जी के बाद ये दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि बिहार के बाद अब ये मरहम जो असम के नाम का बीजेपी पर लगा है, उस पर चर्चा आपसे दिलचस्प होगी। लेकिन प्रभात झा जी, 2 साल पूरे हो रहे हैं और उसी के साथ असम की ये जीत, दिल्ली और बिहार का मरहम समझे हम ये से बीजेपी के लिए? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रभात झा जी?
प्रभात झा जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं जल्दी से चलती हूँ। संजय झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय झा जी, असम का भी हाथ से निकल जाना, केरल तो खैर आप कहेंगे कि इधर उधर होता रहता है, लेकिन असम का भी हाथ से निकल जाना, क्या वाकई कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि 2005 में लगभग 15 राज्य थे जिसमें कांग्रेस का शासन था और सिमटता जा रहा है। ये अंजना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम आज के जो भी नतीजे आए हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी निराशाजनक है, लेकिन जनता के निर्णय का हम बहुत विनम्रता से हम उसको स्वीकार करते हैं और हमारे तरफ से अब हमारे लिए यही चुनौती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा कि हमारे पास मौके आए हैं। संजय झा जी, पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर हम अमित शाह की तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह और काफ़ी जो अनुभवी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और तमाम अन्य नेता दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में, विक्ट्री साइन दिखाते हुए अमित शाह, क्योंकि अब लंबे वक्त के बाद एक लंबा स्पेल रहा जिसमें बहुत परेशानियों का सामना पार्टी को करना पड़ा, पार्टी अध्यक्ष के रूप में दिल्ली के बाद बिहार, लेकिन अब इसी के साथ असम का सामने आना, सरकार के 2 साल पूरा होने के साथ ही एक अब उम्मीद है कि कुछ ही देर में वहाँ पर वो बोलेंगे भी, जो भी कहते हैं। दिलचस्प होगा सुनना कि अमित शाह और मोदी जी को इसकी कितनी क्रेडिट वो देते हैं और कितना क्रेडिट वहाँ पर जो लोग थे मौजूद, सर्बानंद सोनोवाल, उन सब तक पहुँचता है। इसी के साथ जो थोड़ी बहुत मौजूदगी बीजेपी में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में तो नहीं, लेकिन केरल में अगर ऐसा कुछ हो पा रहा है, एक सीट, तो ये दिलचस्प होगा देखना। इन सब पर क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है हम दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल मीडिया का जबरदस्त जमावड़ा जो आप बीजेपी दफ्तर पर इस वक्त देख रहे हैं, और कुछ ही देर में माना जा रहा है गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात हो रही है। गुलाब के पंखुड़ियों की बरसात हो रही है पवन वर्मा जी अमित शाह पर बीजेपी दफ्तर में। मैं समझता हूँ ये उनके लिए मरहम तो है ही है बिहार और दिल्ली के बाद, पर अंजना जी संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन नतीजों में कुछ चीजें अपेक्षित थी और कुछ अभूतपूर्व है। जो अपेक्षित था, और मैं बीजेपी को बधाई देता हूं आसाम के लिए, पर 3 टर्म्स कांग्रेस के बाद बीजेपी का मेरा मानना था कि जीतना तय है। आप मार्जिन पर विवाद कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, और कांग्रेस ने, मैं समझता हूं कि अलायंस बनाने में भी कुछ तो गलतियां की, कुछ देरियां की। तो बीजेपी का आसाम में जीतना उनके लिए अच्छा है, मैं उनको बधाई देता हूं, पर ये 3 टर्म्स ऑफ कांग्रेस के और उसके एंटी इनकम्बेंसी के वजह से ये एक्सपेक्टेड था, अपेक्षित था मेरे मानने में। दूसरी चीज है केरला, वहां पर एलडीएफ का जीतना कोई मतलब सनसनीखेज खबर नहीं है, वो एक्सपेक्टेड था। जो अभूतपूर्व चीज है और जिसके लिए हमें ममता बनर्जी को तहे दिल से बधाई देनी चाहिए, वो उनकी जीत है वेस्ट बंगाल में, जहां वो अपना मार्जिन इंक्रीज करके 2011 सीट पे गई। और इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि बुनियादी मजबूत क्षेत्रीय लीडरों की अहमियत रहेगी, भूमिका रहेगी अब भी और 2019 में भी। और चौथी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी का असम में जीतना ये उनके लिए श्रेय की बात है, पर और जगह अभी भी उनका परफॉर्मेंस एक नेशनल पार्टी के जरिए जो केंद्र में सरकार बना चुकी है इतनी बड़ी बहुमत के बाद, मैं समझता हूँ वो परफॉर्मेंस पर उनको बहुत आत्मचिंतन करने की ठीक है। पवन जी मुझे लगा कि पता नहीं जेडीयू को मैंने सवाल दागा था या कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि आप बैटिंग करते हुए नजर आए कांग्रेस के लिए, आप बैटिंग करते हुए नजर आए ममता बनर्जी के लिए, लेकिन आपने बीजेपी की खिंचाई की, और इसीलिए मैं आपको भी और अपने दर्शकों को भी कुछ दिलचस्प आंकड़े दिखाना चाहती हूँ। ये आंकड़े आपने कहा है, लेकिन बीजेपी का वोट परसेंटेज अगर पवन वर्मा जी आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों पर, ये देखिए, ये हम वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, ध्यान से देखिएगा इसको। और आप भी संजय झा जी, प्रभात झा जी भी अगर हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें बता दीजिएगा ताकि प्रभात जी से भी इस पर बातचीत हो सके। लेकिन जो वोट परसेंटेज है उसमें इजाफा हुआ है, किन्हीं वजहों से वोट परसेंटेज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से कोशिश करते हैं, ये पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में जो वोट परसेंटेज है, ये देखिए, ये जब हम पश्चिम बंगाल के उस पर जाते हैं किसी वजह से वो लोड नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से इसकी कोशिश करेंगे। और केरल आपको पहले दिखा देते हैं, केरल दिखा देते हैं। लगभग 5% का बीजेपी को वोट में वहां पे फायदा हुआ है। क्यों ना एक बार केरल पर भी नजर डालें। केरल, क्योंकि आपको याद हो, दिग्गज जितने भी हैं सरकार में
उन सब में। ये देखिए, ये बीजेपी का 8% वोट में इजाफा। रिमार्केबल। ये श्रीनिवासन जी 8% बड़ा एजाज है उनके वोट शेयर में। हाँ। और मैं इसको ये मानूंगा कि जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत दिनों से वहाँ पर आरएसएस की कोशिश थी कि वो एक पैठ करे, वहाँ घुसे, और जो एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है कन्नौज, जिसमें काफ़ी बड़ा वायलेंस का दौर भी चला है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर अब उनको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है और पहला एक सीट भी शायद मिल गया है। और आप देखेंगे लगातार बढ़ता गया है। 6% था 2011 के असेंबली इलेक्शन में, वो बढ़ता है 10% होता है 2014 के जो जनरल इलेक्शन है, अब बढ़ रहा है 14%, यानी लगातार बढ़ रहा है। यानी जो कर्नाटका में हमने देखा है पिछले 20-25 सालों में कि बीजेपी का वोट दक्षिण में कर्नाटका में बढ़ रहा है, वही खेल अब केरल में हो रहा है। शायद 10 साल 15 साल जैसे आप 20% क्रॉस करने लगेंगे, बीजेपी सीट जीतती जाएगी। और मुझे लगता है दोनों पार्टियों के लिए, बड़ी पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट के लिए ये खतरे की घंटी है। अब तीसरी शक्ति एक तरह से केरल में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और प्रभात झा जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? अगर प्रभात झा जी जुड़ गए हैं तो ये आंकड़े हम दिखा रहे हैं, केरल और इसी के साथ पश्चिम बंगाल में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ना। क्या हम माने कि ये अच्छे संकेत है पार्टी के लिए? लेकिन अभी भी मंजिल दूर है। किन्हीं वजहों से शायद प्रभात जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर। असम में तो बड़ी कामयाबी है ही, उस पर प्रतिक्रिया, लेकिन पश्चिम बंगाल हो और केरल हो, वोट परसेंटेज में जबरदस्त इजाफा है। शुभ संकेत आपके लिए। देखिए अंजना जी, हमारी कोशिश थी और हमारे आजादी के बाद पहली बार पूर्वोत्तर राज्य में हमारा प्रवेश हुआ है, और खास करके आसाम जो 7 सिस्टर का सबसे बड़ा राज्य है, और इसलिए ये खुशी होना स्वाभाविक है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भी कुछ सीट मिलना, तमिलनाडु में भी एक सीट मिलना, केरल में भी एक सीट मिलना, ये हमारे कार्यकर्ताओं का मॉरल बूस्टअप होगा। और कोई भी दल अपने कार्य के विस्तार के प्रति प्रतिबद्ध रहती है, और लगता है कि अब हम कुछ लोग काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो केंद्र ने भी कुछ काम किया है, 2 साल हुए हैं, उसके भी परिणाम के आसार दिखते हैं, रीजनल लेवल पर भी दिखता है, और इसलिए हम सबके लिए अच्छा है। अभी हमारे पास 6 सीटें थी जब 2011 में चुनाव हुए थे, आज अकेले 87 सीटें खाली आसाम में, 7 सीटें कलकत्ता में, 1 सीट तमिलनाडु में, 1 सीट एक केरला में। अब इससे लगता है कि 90 के ऊपर हम 92-93 सीटें, कहां 6 सीट, कहां इतने सीटें, कहां परसेंटेज में बढ़ोतरी। निश्चित तौर पर किसी भी दल के लिए संतोष तो होता है, लेकिन हां, अभी हमें पश्चिम बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में बहुत मेहनत करेंगे, आगे ले जाएंगे, खूब काम करेंगे। धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम सबका संगठनात्मक विस्तार होगा। लेकिन पवन वर्मा जी और संजय जी के सवाल का भी आपको जवाब देना चाहिए। चौथी बार सत्ता में वापसी की कोशिश कर रहे थे तरुण गोगोई, तो वो पहले से ही पता था कि बहुत मुश्किल है उनके लिए, हालांकि आपकी स्ट्रैटेजी वहां पर काम आई। उनका कहना है कि तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान वाला मामला नहीं था, इस बात में तो दम है। नहीं, आवाज नहीं आ रही। फिर किन्हीं वजहों से फिर अब उनसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा। हालांकि आज उनके सुनने का दिन है, क्योंकि उनके लिए अच्छी खबरें, अच्छी बातें करने को है बीजेपी की। लेकिन ये जो जिस पर मैं चर्चा करना चाह रही थी, ये बहुत दिलचस्प है कि केरल में भी 8% वोट में इजाफा हुआ है, पश्चिम बंगाल में भी। इसका क्या मतलब है भौमिक साहब? इसका मतलब यही हुआ है कि सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ लेफ्ट, लड़ाई इनके बीच होता था, केरल में भी और बंगाल में भी। बीजेपी कहाँ था, बाइनोकुलर निकाल के देखना पड़ता था। 3-4% मिल गया, बहुत भारी बात है। हालांकि बीजेपी का पॉलिटिक्स का शुरुआत कितने साल में विकल्प बन सकती है वहां बीजेपी? ये मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, बट ये कह सकता हूं कि बीजेपी का वोट जितना बीजेपी का वोट बढ़ेगा, स्पेशली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ेगा। और असम में आने के बाद में एक चीज आप देखिए, बराक वैली जो बंगाली एरिया है, वहां बीजेपी का बहुत जबरदस्त रिजल्ट आया है। इसका एक इम्पैक्ट पड़ोसी त्रिपुरा और इस साइड में पश्चिम बंगाल में भी पड़ेगा। पवन वर्मा जी, ये जो वोट परसेंटेज में इजाफा है, इस आहट को जानबूझ के अनसुना कर रहे हैं आप लोग? बीजेपी को फेस चाहिए भाई। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वोट परसेंटेज कुछ बड़ा है, पर अभी एक राजनीतिक विकल्प के रूप में बीजेपी नहीं उभरी है, और एक राष्ट्रीय पार्टी होने के कारण
जिसकी सरकार केंद्र में है, और जितनी कोशिशें हुई थी केरला में, उससे अगर आप जोड़िए तो अभी भी बीजेपी चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरला हो, चाहे वेस्ट बंगाल में मार्जिनल प्लेयर भी नहीं, मतलब एक बिल्कुल ही साइडलाइन प्लेयर के ठीक है, एक रूप में कंक्लूडिंग है। रिमार्क संजय जी से ले लेते हैं। तो संजय जी, हकीकत क्या कबूल ये नहीं राहुल पड़ेगी। गांधी का रिपोर्ट कार्ड है? असम में उन्होंने जो ठीक है सर, वक्त की कमी है, क्या ये राहुल गांधी का रिपोर्ट देखिए कार्ड है? देखिए अंजना जी किसी हाँ। भी देखिए अंजना जी, हकीकत यही है कि किसी भी चुनाव में कोई भी राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ती है तो उसमें ढेर सारे शख्सों का भूमिका होता है, रणनीति होती है, कैंडिडेट के चयन होते हैं, ढेर सारे प्रचार के आप क्या आपका क्या रणनीति है, वो सब बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, यदि आप वोट शेयर की बात कर रही हैं तो आज भी असम में कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज़्यादा है। बीजेपी के अलायंस से शायद कम हो, लेकिन बीजेपी से ज़्यादा है। ठीक है, और यदि ठीक है, असम आपकी इसी बात के साथ वक्त की बहुत कमी है सर, हमें इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये दिलचस्प है कि राहुल गांधी पर जब सवाल होता है तो वही रटाया जवाब लगभग हर कांग्रेसी दे ही देता है, डाइल्यूट कर ही देता है सिचुएशन। नहीं, मुझे लगता है आज राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए केवल आत्मचिंतन नहीं, अब आप जब आईसीयू में हैं तब आप आत्मचिंतन नहीं कर सकते, इसी के आपको साथ- सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर कांग्रेस सर्जरी नहीं करता है तो इसी तरह से लगातार कांग्रेस का ग्राफ जो है वो नीचे जाता है। सर्जरी बहुत डीप चाहिए, बहुत डीप सर्जरी चाहिए। देखते रहिए आज तक। जाहिर है बीजेपी की खुशी है। कोहली साहब, आप अपनी बात पूरी करें।